तो यारो, इटली में 13 से 15 जून तक हुई G7 समिट, जो कि बाय द वे G7 की 50वीं समिट भी थी, वहां मेलोनी जी के नमस्ते से लेकर G7 की ग्रुप फोटो तक एक चीज तो क्लियर कट साफ हो गई कि द G7 नीड्स इंडिया। कल को अगर भारत G7 ज्वाइन करके इसे G8 भी बना दे तो भी हैरान मत होना। पर वैसे भी रिसेंट टाइम्स में जैसे जियोपॉलिटिकल लेवल पे भारत ने पूरी दुनिया में अपनी साख बैठाई है, तो ये काफी ऑब्वियस भी लगता है। पर ट्विस्ट तो यही है, G7 देशों को भारत की जरूरत क्यों है? यहाँ इस सवाल के जवाब में एक नहीं बल्कि कई रीजंस हैं, जिनमें से लास्ट वाला तो G7 से ज्यादा भारत के लिए भी जरूरी है। सो ऐसे में लास्ट वाला रीजन तो जरूर जान के जाना। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 3.94 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ भारत की इकोनॉमी G7 की 7 में से 4 मेंबर कंट्रीज इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। IMF की माने तो भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है, जहां 2023-24 में जीडीपी वाइज भारत की ग्रोथ रेट लगभग 8.2% थी। वर्ल्ड बैंक की माने तो इंडिया की ग्रोथ रेट 7 बड़ी उभरती मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। तो मित्रों, ऐसे में भारत के विश्व पटल पे बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से G7 देश चाहे भी तो भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत आज न सिर्फ G7 देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही अपॉर्चुनिटीज का भंडार बना हुआ है। आज जहां G7 के देश स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ से जूझ रहे हैं, वहां भयंकर मार्केट पोटेंशियल, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिजनेस रिफॉर्म्स, गजब इंडस्ट्रियल क्लाइमेट और यंग स्किल्ड वर्कफोर्स जैसे फैक्टर्स के चलते भारत आज एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है। और G7 समिट भी भारत के लिए काफी अच्छा स्टेज हो जाती है पूरी दुनिया के सामने इसे शोकेस करने के लिए। अब जब अपन अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ इकोनॉमी से नहीं है। ग्लोबल साउथ और G7 ये दोनों ही आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। G7 जहां दुनिया की 7 सबसे बड़ी और एडवांस्ड इकोनॉमीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आर्थिक मुद्दों से लेकर कई ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करती है, वहीं ग्लोबल साउथ का मतलब दुनिया की डेवलपिंग, कम डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड देशों से होता है, जहां मोटे तौर पर ये देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मौजूद है। और आज के दौर में इन दोनों को ही जोड़ने की कड़ी भारत बनकर उभरा है। 2019 से 5वीं बार लगातार भारत G7 समिट में शामिल होगा, जबकि टोटली भारत अब तक 11 बार इस समिट में शामिल हुआ है। G7 की मीटिंग्स में भारत को शामिल करना सदस्य देशों के लिए ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है। रिसेंट टाइम्स में भारत ने ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भी अपनी पहचान मजबूत की है। वो बात अलग है कि अपने पड़ोसी चाइना चीचा भी अपने को यहाँ का लीडर बताते हैं। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाना हो, समय समय पर ग्लोबल साउथ के मुद्दों के लिए आवाज उठाना हो या ग्लोबल साउथ के लगभग सभी देशों से अच्छे संबंध रखना हो, भारत ने ये करके दिखाया है। और G7 में भारत की भागीदारी से ग्लोबल साउथ के हितों को और बढ़ावा भी मिलेगा। पर ऐसा सब होने में ना भारत और G7 इन दोनों के सामने काफी बड़ी दिक्कत है। तो मित्रों, अगर तुम प्रेजेंट टाइम की जियोपॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हो तो ये अंदाजा तो तुम्हें भी होगा कि दुनिया को आज सिर्फ एक ही चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज दुनिया में कलेशों की कोई कमी नहीं हो रखी है। दुनिया आज कई मुद्दों पर बटी हुई है। एग्जाम्पल के लिए रशिया यूक्रेन वॉर ही ले लो। यूक्रेन में ये युद्ध 2 साल से ज्यादा समय से चल रहा है और फिलहाल इसके खत्म होने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। जैसे जैसे पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखे हुए हैं, रशिया भी यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है। और इस सब के बावजूद इसी G7 समिट में G7 देशों ने उनके पास रखे हुए रशिया के ही फ्रीज किए गए एसेट्स में से यूक्रेन को $50 बिलियन के लोन देने की बात पर एग्री कर लिया है, जिससे रशिया और आग बबूला हो रखा है। अब सवाल ये उठता है कि इस पिक्चर में भारत कहां से फिट होता है? तो मित्रों, भारत दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में से एक है जिसकी दोनों रशिया और पूरे वेस्ट से एक साथ अभी भी अच्छे रिलेशंस हैं। अब मानने न मानने की बात अलग है, पर इस युद्ध ने पूरे वेस्ट की इकोनॉमीज और सप्लाई चेन्स को हिला कर रख दिया है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो अपना प्यारा भारत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मध्यस्थता के तरीके से युद्ध में पड़ी दोनों साइड्स को इस युद्ध से बाहर निकलने का ऑप्शन दिलवा सकता है, क्योंकि इस वॉर को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति की किसी भी संभावना के मामले में दोनों रशिया और वेस्टर्न देशों के साथ रिलेशंस को बैलेंस करके चलने की भारत की अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ और वर्ल्ड पीस,
ये तीनों ही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आज G7 के लिए भारत इतना इंपॉर्टेंट बना हुआ है। पर अभी भी एक रीजन ऐसा है जो जितना G7 के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही भारत के लिए भी। आज के टाइम में इंडो पैसिफिक रीजन ऑलमोस्ट सबकी ही रडार पे आया हुआ है। ये रीजन वर्ल्ड ट्रेड के सबसे बड़े और बिजी रूट्स में से एक है, जहां अपन ये भी कह सकते हैं कि ये रीजन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक एपिसेंटर के तौर पर उभरा है। ऐसे में यूएसए और जापान के साथ यूरोपियन देश ये सब इस रीजन से और ज्यादा जुड़ने के लिए अपनी नीतियां बना रहे हैं, ताकि वे और अच्छे से इस रीजन के द्वारा मिलने वाली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें। पर लफड़ा ये है कि इस रेस में वे अकेले नहीं हैं। अपना पड़ोसी चाइना ये भी अपने रणनीतिक और इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स को और फैलाने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन पर अपनी नजर जमाए हुए है। साउथ चाइना सी हो या डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, चाइना भी लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगा हुआ है और इसके बारे में पूरी डिटेल्स तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएंगी। पर यहाँ अगर इंडो पैसिफिक में वापस आए तो मित्रों, चाइना के साथ साथ इस रीजन की अपनी चुनौतियां हैं। ऐसे में वेस्टर्न देशों के लिए भारत चाइना को इस रीजन में काउंटर करने के लिए एक प्रमुख स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभरा है। डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स को लेकर भारत की चाइना के साथ अपनी हिस्ट्री रही है। ऊपर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, साथ ही डेट ट्रैप पॉलिसी के जरिए इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना भारत को घेरने की कोशिशों में भी लगा हुआ है और इस वजह से G7 देशों और भारत दोनों साइड्स के लिए यह मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही आज पूरी दुनिया चाइना से इतर भारत को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और एक सशक्त देश के तौर पर देखती है। पर इस सब में ऐसा भी नहीं है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के सभी दांव निशाने पर ही लगे हैं। अब जैसे इजराइल हमास वॉर ही ले लो। अब इसका पूरा मामला क्या है ये जानना है तो ये वाली वीडियो देखो। क्या भारत कभी G7 में शामिल होगा? इसका जवाब कमेंट्स में बताना। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली ही वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।